नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग अकबर द्वितीय के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में देखें तो शाह आलम द्वितीय की जब मृत्यु हुई तो उनके बाद उनका पुत्र अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठा। लेकिन उस समय भारतीय शासन व्यवस्था पर अंग्रेजों की पकड़ पूरी तरह से बन चुकी थी। जो भी मुगल सम्राट बन रहे थे वह अंग्रेजों के इशारे पर कार्य कर रहे थे। मतलब मुगल सम्राट केवल एक नाम मात्र के सम्राट रह गए थे। वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी और अकबर द्वितीय के समय बहुत ही पतन का दौर देखा गया, क्योंकि उस समय जो भी सिक्के चल रहे थे, सिक्के पर मुगल सम्राट का नाम लिखा होता था। लेकिन अकबर द्वितीय के समय मुगल सम्राट का नाम सिक्के से हटा दिया गया और सिक्के पर कंपनी का नाम और ब्रिटिश सम्राट का नाम लिखा गया। और उस समय एक और घटना घटी कि जब सम्राट की मृत्यु होगी, मतलब मुगल सम्राट की मृत्यु होगी, तो उनके बड़े पुत्र को गद्दी नहीं मिलेगी। अगर अंग्रेज उसकी अनुमति देंगे तो वह सम्राट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कहीं न कहीं सम्राट कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका भी तय अंग्रेज ही कर रहे हैं। तो हम इन सारी घटनाओं को एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि अगर इसे आप एक बार समझ जाएंगे तो आपके मन मस्तिष्क पर एक कहानी की तरह सारी घटनाएं छप जाएंगी आपके, और भविष्य में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग परिचय हम लोग देख लेते हैं कि अकबर द्वितीय का परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। जन्म 22 अप्रैल 1760 को हुआ। पिता शाह आलम द्वितीय, जिनका शासनकाल ही अंग्रेजों पर निर्भर था। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल ही अंग्रेजों पर निर्भर था। मतलब कि पहले से ही स्थिति काफी गड़बड़ चल रही थी। मतलब कि अंग्रेजों का पूरी शासन व्यवस्था में पूरा कब्जा जम चुका था। जो भी सम्राट होते थे वह केवल नाम मात्र के सम्राट होते थे। वास्तविक शक्ति देखें अंग्रेजों के पास थी उस समय। तो देखते हैं और भी। अकबर द्वितीय का काल मुगल इतिहास का सबसे निर्बल और पतनशील काल माना जाता है। अकबर द्वितीय का काल अगर देखें तो सबसे निर्बल मतलब सबसे कमजोर और पतन का काल माना जाता है, क्योंकि उस समय मुगल सम्राट का नाम सिक्के पर होता था। सिक्के से मुगल सम्राट का नाम हटाकर कंपनी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सम्राट का नाम लिखा गया उस पर। और यहाँ तक कि सम्राट कौन बनेगा, सम्राट कौन नहीं बनेगा, इसका तय अंग्रेज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि
सम्राट का बड़ा पुत्र ही आगे सम्राट बनेगा। ऐसा इस समय अकबर द्वितीय के समय ऐसा देखने को मिला। तो और भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि आप एक बार समझ जाएंगे तो भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं। देखें तो यहाँ पर उन्होंने गद्दी 19 नवंबर 1806 को संभाली। मतलब अकबर द्वितीय को गद्दी पर 19 नवंबर 1806 को बैठाया गया। शासनकाल 31 वर्ष तक रहा। 1806 से लेकर 1837 तक वह शासन किए। मतलब यह वह दौर था जब मुगल सम्राट केवल नाम के थे और भारत की असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में जा चुकी थी। यह वह दौर था जो भारतीय में जो मुगल हैं, जो मुगल सम्राट हैं, वह केवल एक नाम मात्र के शासक थे, सम्राट थे। वास्तविक शक्ति पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में थी। जैसा अंग्रेज चाहते थे वैसा ही मुगल सम्राट करते थे, क्योंकि मुगल सम्राट अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं ले सकते थे। जब जब आप अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं ले रहे हैं तो आप एक केवल नाम मात्र के सम्राट हैं और वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। और देखते हैं, सत्ता की वास्तविकता देख लेते हैं। अकबर द्वितीय के पास कोई सेना, कोई प्रशासन, कोई खजाना नहीं था। अकबर द्वितीय मुगल सम्राट है, लेकिन उसके पास कोई सेना नहीं है, कोई खजाना नहीं है। यहाँ तक कि देखें तो कोई प्रशासन भी नहीं है। तो यह तो बात वही हुई कि आप केवल एक नाम मात्र के शासक हैं। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और भी देखते हैं, दिल्ली के लाल किले के भीतर तक सीमित। जो मुगल सम्राट हैं वह केवल दिल्ली के भीतर तक ही वह सीमित रह गए। तो यह भी, क्योंकि पहले मुगल का पूरा भारत में कब्जा हुआ करता था, लेकिन अकबर द्वितीय के समय मुगल केवल दिल्ली तक ही सीमित रह गए। दिल्ली के लाल किला है उसी में सिमट कर वह रह गए वहां पर। फिर देखें आप, अंग्रेज उन्हें 1 लाख सालाना पेंशन देते थे। वे सिर्फ अंग्रेजों की अनुमति से ही काम कर सकते थे। अकबर द्वितीय को अंग्रेज 1 लाख सालाना पेंशन देते थे। सोच लीजिए कि जो मुगल सम्राट है उसे पेंशन दिया जा रहा है। मतलब कि साल भर में आपको 1 लाख रुपया पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और बाकी सारे जो भी धन संपत्ति, जो भी आपको लगान मिल रहा है, वह सब कुछ अंग्रेजों के पास चला जाएगा और अंग्रेजों से वह ब्रिटेन पहुंच जाता था। वे सिर्फ अंग्रेजों की अनुमति से ही काम कर सकते थे। जैसा अंग्रेज चाहते थे, जैसा अंग्रेज कहते थे, वैसा ही मुगल सम्राट करते थे। अपनी मर्जी से कोई कार्य मुगल सम्राट नहीं करते थे। अपनी मर्जी से कोई निर्णय वह नहीं ले सकते थे।
तो यहाँ पर साफ साफ अंग्रेजों का कब्जा पूरी तरह से दिख रहा है। और जो सम्राट है वह कहीं ना कहीं अंग्रेजों की कठपुतली बन चुका है वह। क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से कोई फैसले ले ही नहीं सकते हैं तो आप एक कठपुतली की ही तरह हैं आप। और भी देखते हैं, सम्राट का खिताब अब केवल आदर और शान का प्रतीक था, असलियत शून्य थी। जो सम्राट का पद है वह केवल एक नाम का रह चुका था। अगर वास्तविकता देखा जाए तो वह सब कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब भी हम सम्राट का नाम लेते हैं, सम्राट के बारे में जानते हैं, तो उस समय यह साफ साफ दिखता है कि सम्राट के पास बहुत ही शान शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी होती थी। लेकिन उस समय है कि केवल आप सम्राट हैं आप, लेकिन आपके पास कोई भी शान शौकत जैसी लग्जरी वस्तुएं नहीं हैं। बस आप अंग्रेजों के इशारे पर ही जो कहते थे वह वही मुगल सम्राट करते थे। क्योंकि उनकी शक्ति केवल लाल किले के भीतर तक ही सीमित रह गई और पूरे भारत में अंग्रेजों का दबदबा हो चुका था उस समय। और भी देखते हैं, भारत की देखें स्थिति उनके शासनकाल में कैसी थी। भारत की स्थिति पर अगर हम लोग नज़र डालें कि उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, तो देखते हैं उत्तर भारत में देखें तो सिख साम्राज्य जिसका नेतृत्व रणजीत सिंह कर रहे थे, बहुत मजबूत हो चुके थे वह। जो उत्तर भारत में देखें तो सिखों का बोलबाला था उस समय और उनका नेतृत्व रणजीत सिंह कर रहे थे और वह काफ़ी मजबूत जो कि धन दौलत के लिए वह जाने जाते थे। मतलब कि उनका भी अपने क्षेत्र में वह शासक थे और उनके पास भी बहुत अधिक शक्तियाँ थी। तो वह भी एक शक्ति के रूप में उस समय जाने जाते थे। और भी देखते हैं, पश्चिम भारत की बात कर लेते हैं। पश्चिम भारत की इनकी उस समय स्थिति कैसी थी। मराठों का को देखें तो 1818 तक पूरी तरह से अंग्रेज हरा चुके थे। तो यहाँ पर पश्चिम भारत में भी पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। क्योंकि मराठे उस समय हार चुके थे 1818 में। तो पश्चिम में देखें तो अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो चुका है। अब अब देखते हैं कि दक्षिण भारत में देख लेते हैं दक्षिण भारत की स्थिति कैसी थी उस समय। देखिए हैदराबाद और मैसूर अंग्रेजों के अधीन थे। हैदराबाद, मैसूर जो अंग्रेजों के उस समय अधीन थे। अगला बात आता है, बंगाल पहले से ही अंग्रेजों का केंद्र था। बंगाल पहले से ही अंग्रेजों के कब्जे में था। तो यहाँ पर हैदराबाद, बंगाल पर नियंत्रण अंग्रेजों का है। मतलब कि दक्षिण भारत पूरी तरह से अंग्रेजों का है। और भी देखते हैं, यानी अकबर द्वितीय का शासनकाल पूरी तरह अंग्रेज साम्राज्य के विस्तार का दौर था। उस समय अंग्रेजों का विस्तार पूरा जोर शोर से हो रहा था एकदम।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का पूरा तरह से अधिकार है। और देखते हैं हम लोग ब्रिटिश हस्तक्षेप। जब देखें अंग्रेजों का भारतीय शासन व्यवस्था पर पूरा कब्जा हो गया, तो वह मुगल सम्राट के जो भी पहले निर्णय लिए जाते थे उसमें वो लोग हस्तक्षेप करने लगे। कैसा हस्तक्षेप करने लगे तो देखते हैं उसको भी। देखिए अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय को हिंदुस्तान के सम्राट की जगह दिल्ली के राजा कहना शुरू कर किया। यहाँ पर पहले आप देखेंगे तो मुगल सम्राट बोला जाता था, लेकिन अब यहाँ पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अकबर द्वितीय को हिंदुस्तान के सम्राट की जगह क्या कर रहे हैं, अब दिल्ली के राजा कहना शुरू कर दिए। जब सम्राट आप नाम लेते हैं तो पूरा भारत का वो शासक दिखाई देता है, लेकिन अंग्रेज बोले कि नहीं, आप हिंदुस्तान के सम्राट नहीं हैं, उसकी जगह पर आप दिल्ली के राजा हैं। तो यह बातें साफ साफ झलक रही हैं कि कहीं न कहीं वास्तविक शासक अंग्रेज खुद को समझ रहे हैं। और भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसका मतलब था कि अब अंग्रेज खुद को भारत का असली शासक मानने लगे। जब आप हिंदुस्तान के सम्राट की जगह आप दिल्ली का राजा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अंग्रेज अपने आप को भारत का वास्तविक शासक समझ रहे हैं। मतलब कि उनकी शक्ति साफ साफ दिख रही है, अब सामने आ रही है। और भी देखते हैं 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बड़ा कदम उठाया। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। क्या कदम उठाया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मुगल सम्राट का नाम सिक्कों से हटा दिया गया। मुगल सम्राट का नाम सिक्कों से हटा दिया गया। मतलब कि पहले मुगलों का सिक्का चलता था, लेकिन अब मुगलों का सिक्का बंद हो गया है। अब सिक्के पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सम्राट का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका सिक्का चलता है उसका ही पूरा शासन व्यवस्था में उसका कब्जा होता है, अधिकार होता है, नियंत्रण होता है। तो देखते हैं हम लोग, अब सिक्कों पर लिखा जाता था, क्या लिखा जाता था, जब आप मुगल सम्राट का नाम सिक्कों से हटा दिए तो अब क्या लिखा जाएगा अब, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सम्राट का नाम लिखा जाएगा। जो सिक्का होता है उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम और ब्रिटिश सम्राट का नाम वहाँ पर लिखा जाएगा। तो इतना बात समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, यह घटना भारत में सम्राट मुगल साम्राज्य की औपचारिकता समाप्ति का संकेत था। यह दिखा रहा था कि अब मुगल सम्राट का सिक्का नहीं चलेगा, अब अंग्रेजों का सिक्का चलेगा। क्योंकि जब सिक्के पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम और ब्रिटिश सम्राट का नाम लिखा जा रहा है, तो
बातें साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर यह घटना भारत में मुगल साम्राज्य की औपचारिक समाप्ति का संकेत था। मतलब कि मुगल साम्राज्य के समाप्ति का संकेत था कि अब मुगल भारत से क्या हो जाएंगे, अब समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अब, और वास्तविक शासक अंग्रेज बन जाएंगे। और भी देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर दरबार और संस्कृति देख लेते हैं कि दरबार और संस्कृति उस समय कैसी थी, उस समय उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। भले ही सत्ता नहीं थी, पर अकबर द्वितीय का दरबार साहित्य और कला का केंद्र था। भले ही अकबर द्वितीय के पास शक्ति नहीं थी, लेकिन अकबर द्वितीय का दरबार कला का केंद्र बना हुआ था। उस समय बहुत सारे दरबार में संगीतकार थे, शायर थे, जो अपनी संस्कृति को बचाए हुए थे, अपनी संस्कृति को उस समय कला के रूप में दिखा रहे थे। तो देखते हैं हम लोग मिर्जा गालिब। आप मिर्जा गालिब के बारे में जानते ही हैं। इन्हें दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला की उपाधि दी गई, जो कि अकबर द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। तो इन्हें दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला की उपाधि दी गई इनको। और देखते हैं गालिब के शेरों में दिल्ली के पतन और मुगल साम्राज्य की दुर्दशा झलकती थी, क्योंकि गालिब शेर लिखते थे और शेरों में दिल्ली की जो पतन चल रहा था उस समय, तो दिल्ली के पतन और दिल्ली की दुर्दशा उसमें साफ साफ झलकती थी। मतलब जो मुगल सम्राट का पतन का दौर चल रहा है, वह पतन मिर्जा गालिब के शेरों में साफ साफ दिखाई देती थी, अपनी दर्द वह बयां करती थी। क्योंकि जो भी शायर होते हैं, वह जैसा देखते हैं वैसा ही वो लिखते हैं वो। और भी देखते हैं शेख शेख इब्राहिम जौक भी दरबार के प्रमुख शायर थे। शेख इब्राहिम जौक भी उस समय दरबार में रहते थे अकबर द्वितीय के, और वह भी क्या थे, शायर थे। और भी देखते हैं, देखिए दरबार केवल संस्कृति का प्रतीक बनकर रह गया था। संस्कृति उस समय ठीक ठाक चल रही थी उस समय, लेकिन उसके बाद सारी परिस्थितियां मुगल सम्राट के खिलाफ थी। क्यों खिलाफ थी? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का पूरी तरह से भारत में कब्जा हो चुका था। अंग्रेज अपनी तरह से भारतीय शासन व्यवस्था को चला रहे थे। तो वास्तविक शासक अंग्रेज थे। और भी देखते हैं धार्मिक नीति और सामाजिक पहल देख लेते हैं उस समय कि उस समय की धार्मिक नीति कैसी थी, सामाजिक पहल पर कैसे कार्य चल रहे थे उस समय, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं। अकबर द्वितीय धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। मतलब यह धर्म को लेकर काफी इनका रवैया ठीक ठाक था। सबको लेकर यह साथ चलते थे, यह धर्म का यह विरोध नहीं करते थे, सभी धर्मों का यह सम्मान करते थे।
और एक अच्छे शासक की निशानी है कि वह सबको धर्मों का वह सम्मान करे। तो यह सम्मान करते थे। लेकिन इनके पास दिक्कत क्या है कि कोई शक्ति नहीं है इनके पास, क्योंकि सारी शक्तियाँ अंग्रेजों के पास है। और भी देखते हैं, देखिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को सम्मान दिया। जो अकबर द्वितीय हैं वह हिंदू और मुस्लिम दोनों को वह सम्मान दिए, मतलब कि एक नज़र से दोनों को देखे वो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किए वो। और भी देखते हैं, 1829 में उन्होंने राखी पर्व को आधिकारिक मान्यता दी ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। 1829 में अकबर द्वितीय ने राखी को आधिकारिक मान्यता दी। राखी का मतलब होता है कि इस समय जो भी रक्षाबंधन का दौर हो, लड़कियां अपने भाई को राखी बांधती हैं। तो उस समय अकबर द्वितीय 1829 में उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि राखी की मान्यता सब में फैले, मतलब कि हिंदू मुस्लिम मिलकर राखी के पर्व को मनाएं, एक दूसरे को राखी बांधें, ताकि दोनों में एकता बनी रहे, लोग सबका सम्मान करें, किसी का वो विरोध नहीं करें। तो यह बहुत बड़ी बात थी कि अकबर द्वितीय ऐसा सोचते थे। और भी देखते हैं, सूफी संतों और हिंदू संतों दोनों से उनका संपर्क था। सूफी संत और हिंदू के जो भी संत थे उनसे अकबर द्वितीय का संपर्क था, उनसे काफ़ी लगाव था। वह उनके बारे में जानते थे, उनको समझते थे। और भी देखते हैं, यह दिखाता है कि वे राजनीतिक तौर पर कमज़ोर थे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वह कमज़ोर थे, क्योंकि राजनीतिक सारी शक्तियाँ किनके पास थी? अंग्रेज़ों के पास थी। अकबर द्वितीय के पास राजनीतिक तौर पर कोई शक्ति नहीं थी, पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर सामंजस्य बनाए रखना चाहते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर अकबर द्वितीय सब में सामंजस्य बनाए रखना चाहते थे कि सबको साथ लेकर चला जाए, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चला जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। और भी देखते हैं, फिर अगला बात आता है कि उत्तराधिकारी विवाद आता है। उत्तराधिकार को लेकर विवाद चल रहे थे उस समय। कैसा विवाद, उसको भी हम लोग देखते हैं। उनका ज्येष्ठ पुत्र मिर्जा जहांगीर शराबी और उग्र स्वभाव का था। अकबर द्वितीय का जो बड़ा पुत्र था मिर्जा जहांगीर, जो कि स्वभाव से उग्र और शराबी था। लेकिन और भी क्या हुआ, उसने एक बार रेजिडेंट आर्ची बाल्ड सेटोन पर हमला कर दिया। यहाँ पर देखें तो जो भी मिर्जा जहांगीर हैं वह उग्र स्वभाव के हैं, शराबी हैं, और उन्होंने एक बार अंग्रेजों के अधिकारी आर्ची बाल्ड सेटोन पर हमला कर दिया। जब जब हमला कर दिए तो उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और इलाहाबाद में उनको कैद कर लिया गया। जब यहाँ पर हमला किए वह मिर्जा जहांगीर सेटोन पर, तो उनको पकड़कर कहाँ रखा गया? इलाहाबाद
में उनको रखा गया। देखते हैं, उसे पकड़कर इलाहाबाद किले में कैद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। मतलब कि अकबर द्वितीय के बड़े पुत्र मिर्जा जहांगीर को पकड़कर अंग्रेजों ने इलाहाबाद के किले में कैद कर दिया। फिर क्या हुआ? अकबर द्वितीय चाहते थे कि वही उत्तराधिकारी बने, लेकिन अंग्रेज ने मना कर दिया। पहले अकबर द्वितीय चाहते थे, अकबर द्वितीय का मन था कि हमारे बाद हमारा बड़ा पुत्र ही सम्राट बने, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया कि नहीं, आपका बड़ा पुत्र सम्राट नहीं बनेगा, आपका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि अब सम्राट कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इसका तय कौन कर रहे हैं? अब अंग्रेज कर रहे हैं। मतलब कि अब वास्तविक शक्ति किनके पास है? अंग्रेजों के पास है, क्योंकि वह सारे निर्णय वही ले रहे हैं। फिर क्या हुआ? यहाँ पर नतीजा क्या निकला? यहाँ पर तो यहाँ देखें तो अंग्रेजों ने उनके छोटे पुत्र बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, को वारिस घोषित किया। अकबर द्वितीय के छोटे पुत्र बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जो कि जफर भी कहते हैं, बहादुर शाह जफर कहते हैं उनको, उनको अंग्रेजों ने सम्राट के पद पर बैठाने की घोषणा की। मतलब बड़े पुत्र को हटा दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इसका मतलब यह था कि अब मुगलों का भविष्य भी अंग्रेज तय करेंगे, न कि बादशाह। मुगलों का भविष्य कैसा होगा इसका तय अंग्रेज करेंगे, बादशाह नहीं करेंगे कि अब हमारे बाद बादशाह कौन बनेगा, हमारे बाद सम्राट कौन बनेगा। इसका निर्णय अंग्रेज ले रहे हैं अब, क्योंकि अकबर द्वितीय ने कहा कि हमारा बड़ा पुत्र हमारा उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया कि नहीं, आ, आपका बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो उनके छोटे पुत्र बहादुर शाह द्वितीय, मतलब बहादुर शाह जफर को उत्तराधिकारी बनाया गया। और भी देखते हैं, देखिए अंग्रेजों की नीति का असर देख लेते हैं, अंग्रेज नीति असर देख लेते हैं कि अंग्रेजों की उस समय नीतियाँ कैसी थी, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अंग्रेजों ने दिल्ली दरबार की प्रतिष्ठा को धीरे धीरे तोड़ दिया। जो भी दिल्ली की उस समय प्रतिष्ठा थी, दिल्ली दरबार में जो भी शान शौकत चल रहे थे, उसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कर दिया? तोड़ दिया, समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर दिल्ली दरबार की भी स्थिति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और देखते हैं, पहले नाम बदला गया, फिर सिक्कों से नाम हटाया गया। पहले था कि नाम बदला गया, पहले नाम बदला गया, लेकिन फिर क्या हुआ? सिक्कों से नाम हटा दिया गया। तो मतलब कि सिक्का किनका चल रहा है अब भारत में? अंग्रेजों का चल रहा है। उस पर सिक्के पर लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश सम्राट का नाम वहाँ पर अंकित है। तो यहाँ पर मुगलों का सिक्का क्या हो गया? समाप्त हो गया। उनका सिक्का अब नहीं चल रहा है। जिसका सिक्का चलता है वही शासन करता है, मतलब कि असली शासक वही होता है। तो अंग्रेजों का भारत में सिक्का चल रहा है, तो वास्तविक शासक कौन है? हम अंग्रेज हैं।
और भी देखते हैं। अब बादशाह केवल औपचारिक रह गए। जो बादशाह हैं अब केवल औपचारिकता मात्र रह गए, नाम मात्र के बादशाह हैं, क्योंकि वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास है। और देखते हैं जनता की नज़र में भी अकबर द्वितीय का महत्व घटने लगा। जो जनता है वह भी समझने लगी कि अब सारी शक्तियां अंग्रेजों के पास हैं और अकबर द्वितीय एक नाम मात्र का शासक है। जनता में भी यह बात फैल गई, तो जनता में भी उनका विश्वास था वह भी क्या होने लगा, घटने लगा, कि वास्तविक शासक देखें तो अंग्रेज हैं, मुगल सम्राट केवल एक नाम मात्र के शासक हैं। और भी देखते हैं, मृत्यु और दफन देख लेते हैं। मृत्यु और दफन पर हम लोग बात कर लेते हैं। अकबर द्वितीय की मृत्यु 28 सितंबर 1837 को दिल्ली में हुई। अकबर द्वितीय की मृत्यु 28 सितंबर 1837 को दिल्ली में हुई। उन्हें हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। अकबर द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। आप सोच सकते हैं कि अकबर द्वितीय के लिए मकबरा नहीं बनाया गया, वह हुमायूं के मकबरे में उसे दफनाया गया। क्यों नहीं बनवाया गया? क्योंकि जब मकबरा बनेगा तो उसमें पैसा लगेगा और अंग्रेज पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। बात समझ रहे होंगे आप। उनके बाद बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठे। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठे। तो आप अकबर द्वितीय के बारे में एक एक घटनाओं को समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।